एक तरफ निफ्टी ऊपर से 16% क्रैश हो चुका है तो बैंक निफ्टी मात्र 11% गिरा है। दूसरी तरफ निफ्टी के बीते एक साल के रिटर्न्स पे नजर डालोगे तो मात्र 1% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने 5% के रिटर्न्स दिए हैं। ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों, डेटा की मदद से मैं आपके साथ ये प्रूफ कर सकता हूं कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर 5 साल के डेटा की बात करें तो निफ्टी 97% भाग चुका है, जिसमें बैंक निफ्टी मात्र 65% चला है। तो 2020 से जो 2024 के मिड तक आपने एक आउट परफॉर्मेंस देखी है बाजार में, उसमें निफ्टी भागा था, बैंक निफ्टी उतना नहीं चला। बैंक निफ्टी नॉर्मल रिटर्न्स ही दे रहा था। इसी की वजह से ज्यादातर निवेशकों की पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो रेलवे है, डिफेंस है, इंफ्रा है या सब है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स नहीं है। दोस्तों, एक एक करके मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में सारा का सारा डेटा शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की तरफ इस समय, और हमें और आपको अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स को डिटेल में देखने लगोगे और उन पे रिसर्च भी करने लगोगे, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में आपके लिए इन्हीं क्षेत्र से मौके बनते हुए दिखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है, जब 2020 में कोविड के बाद तेजी शुरू हुई और 2024 के मिड तक तेजी चली, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली सितंबर तक तेजी जो चली, उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स का कोई खास योगदान नहीं रहा। अगर शेयर्स चले तो सरकारी कंपनियां चली, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, शिपिंग हो, सब चला, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं चले। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चले हैं, रिटर्न्स यहां बने हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दोस स्टॉक्स इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस एक जमाने में 80 के पीई पे ट्रेड करता था और लोग हंस हंस कर खरीदते थे क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है। लेकिन करंट सिचुएशन में बजाज फाइनेंस तो हाई ग्रोथ स्टॉक रहा, लेकिन वैल्यूएशन जो 80 के मिलते थे वो केवल 40 के मिलने लगे और बाजार में फिर भी कोई बायर नहीं था। तो जब ये स्टॉक इन्वेस्टर्स ने खरीदे ही नहीं तो वो इस गिरावट में बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि आप बेच वही सकते हो जो आपके पास है, जो है ही नहीं वो बेचोगे कैसे। इसी वजह से करंट फॉल में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है, क्योंकि ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के पास है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ फेवरेट बैंकिंग शेयर्स हैं जो निवेशकों ने तेजी में खरीदे थे, लाइक यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी और भी कुछ सरकारी बैंकें हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र पूरा चला था। उनमें करेक्शन हो गई है, तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के पास थे वो गिरे हैं क्योंकि उनमें सेलिंग आई है। बट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये रिटेल निवेशक के पास थे ही नहीं, भरोसा उठ गया था इनसे, तो ये कुछ ज्यादा टूटे भी नहीं है। दूसरा बड़ा मेजर रीजन दूं अगर मैं आपको, तो 2020 में लास्ट टाइम रेट कट आया था, उसके बाद रेट हाइक हुए, फिर रेट पॉज हो गए और करीब 5 साल बाद फरवरी 2025 में पहली बार रेट कट देखने को मिला। दोस्तों, इस रेट कट का इंपैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र या फिर यूं कह लीजिए पूरी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। जब आरबीआई रेट हाइक करता है यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इससे ये होगा कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपको महंगी ब्याज पे लोन मिलेगा, जिसकी वजह से शायद आप लोन ना लो, और यही चीज बैंकों की ग्रोथ को धीमा कर देती है। साथ ही साथ जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी में भी थोड़ा धीमापन देखने को मिलता है। मुझे पता है आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें तो जब पैसा चाहिए होता है हम ले लेते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कितना इंटरेस्ट रेट है या कितना नहीं है। लेकिन आप सोचो, जो कंपनियां केपेक्स करती हैं लोन लेकर, वो अपने केपेक्स को टाल देती हैं इस इंटरेस्ट रेट के चलते कि जब आगे चलकर इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तब ले लेंगे। और आप और हम कितना लोन लेते हैं, लाख, 20 लाख, 30 लाख, लेकिन कंपनियां लेती हैं करोड़ों में, जिसकी वजह से बड़ी ग्रोथ दिखती है इकोनॉमी में और बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में। और 2020 के बाद लगातार रेट हाइक हुए, यानी कि पैसा लेना महंगा होता चला गया, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने लोन्स नहीं लिए होंगे। दूसरा, अगर एक अनरीजनेबल एग्जांपल शेयर करूं तो जो नई जनरेशन आई वो काफी रिस्क टेकिंग जनरेशन है। वो पैसे को बैंक में रखना ही नहीं चाहती। हर व्यक्ति एक ही चीज बोलने लगा था कि एफडी में तो कुछ भी नहीं रखा, ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, ये तो आपके पैसे को डैमेज कर रहा है, और उस पैसे को आपसे कहने लगे कि इसको इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, 1000 जगह बता दी, निवेश करो, बैंक में मत रखो पैसा। तो जब बैंकों में लोग पैसा ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बैंक कैसे लोन चढ़ा पाएंगी।
जिसकी वजह से बैंकों के ज्यादातर डिपॉजिट्स घट गए, कासा रेशो घट गया और ये भी एक बड़ा रीजन बना बैंकों की ग्रोथ स्लो करने में। लेकिन करंट सिचुएशन देखो तो लोगों का एफडी पे दोबारा भरोसा आएगा, क्योंकि शेयर बाजार ने जो करा है लोगों के साथ, अब शेयर बाजार से भरोसा उठेगा। जब वो पैसा शेयर बाजार से निकलेगा तो जाएगा बैंक में। ये चीज बैंकों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगी। इससे बैंकों का कासा रेशो सुधरेगा और डिपॉजिट्स आएंगे। ये कॉमन सेंस वाली वर्डिंग थी, अनरीजनेबल भी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन अगर आप सेंस लगाओ तो ये फैक्ट है। अगर स्टॉक्स की तरफ आऊं मैं, जो स्टॉक्स टूट रहे हैं उन्हें तो निवेशक लेना नहीं चाहते, डर लगता है, और जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो अच्छे लगने लगते हैं। और करंट सिचुएशन ऐसी है जहां बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ही एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम गिर रहे हैं और बढ़ ज्यादा रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स इन चलने वाले स्टॉक्स की तरफ फोकस करेंगे और खरीदने लगेंगे, और उसी की वजह से थोड़ा बाइंग आएगी, और उस बाइंग की वजह से ही ये स्टॉक्स और ऊपर जाने लगेंगे, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे होने लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी करंटली करीब 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और मीडियन पीई भी इसका 21-22 का है। मीडियन बता रहा हूं मैं। वहीं बैंक निफ्टी देखा जाए तो 12 साढ़े 12 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मीडियन पीई करीब 14 का है। तो वैल्यूएशन पहली बात तो बैंक निफ्टी के ज्यादा सस्ते हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। दूसरी बात, बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं, तो लार्ज कैप बैंक्स के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। साथ ही साथ दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई के वैल्यूएशंस तो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगने लगे हैं। तो कुछ एनालिस्ट एक्सिस बैंक को कह रहे हैं कि फॉरवर्ड पे देखो तो ये 1.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। तो इनके अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, पास्ट की अंडर परफॉर्मेंस, प्रेजेंट की आउट परफॉर्मेंस और आगे का आउटलुक, ये सारी चीजें बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स के फेवर में है। और इसी वजह से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि अच्छा समय आएगा। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।